हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का जो रिसर्च मैथोलॉजी का जो आपका सब्जेक्ट है एमकॉम सेकेंड ईयर में है, रेगुलर प्राइवेट में दोनों में, लेकिन जो प्राइवेट है उसमें एमसीक्यू सीरीज में होगा। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 5 है जिसमें स्केलिंग एंड एटीट्यूड मेजरमेंट टेक्निक है, जिसमें एटीट्यूड है, एटीट्यूड मेजरमेंट है, टाइप्स ऑफ स्केलिंग टेक्निक है, एडिटिंग है, आपका डाटा प्रेजेंटेशन है, टेबुलेशन है, आपका कोडिंग है। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन है, मेन पार्ट्स ऑफ टेबल है। तो ये सारा आपका मैंने शॉर्ट में सिलेबस डिस्कस किया है। ये सिलेबस है बेस्ड जिस पर ये 100 MCQs हैं वो तैयार किए गए हैं। तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। न्यू नोटिफिकेशन आपको लेटेस्ट जो है वो मिलते रहेंगे टाइम से। और आप अभी सभी स्टूडेंट्स या व्यूवर्स जो हैं जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं या बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर एमए में भी है रिसर्च मैथोलॉजी के नाम से, और सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में है सोशल रिसर्च मेथड्स के नाम से। तो आप उसकी एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें अभी एक ही क्वेश्चन पेपर जो है वो मैंने अपलोड किया है 2020 का बीए थर्ड ईयर का। तो क्वेश्चन पेपर मेरे पास पिछले 5-6 साल की और अवेलेबल हो गए हैं, तो मैं उसको भी अपलोड करूँगा। तो आपको बेसिकली ये आइडिया मिल जाएगा कि सीसीएस यूनिवर्सिटी ने किस तरीके के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उसमें पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, जैसे आपको बुकलेट एग्जाम में मिलती है तो वैसे ही वो क्वेश्चन जो हैं उसमें दिए गए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। ठीक है, तो लास्ट यूनिट है आज यूनिट 5। ये सारे यूनिट अगर आप स्टूडेंट्स को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, और उस प्लेलिस्ट में आपको 5 यूनिट मिलेगी। एमसीक्यूज ऑन रिसर्च मैथोलॉजी के नाम से है, ऐसे ही एमसीक्यूज ऑन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के नाम से है, ऐसे ही एमसीक्यूज ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट के नाम से है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके मैं आपके ये सब्जेक्ट्स जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ। तो आज रिसर्च मैथोलॉजी आपका ख़त्म हो जाएगा मेरी तरफ से ना। 500 क्वेश्चन जो हैं वो मैं इसमें आपको दे रहा हूँ। जैसे जैसे मेरे को और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है व्यूवर्स, चलिए डिस्कस करते हैं। स्पीड मेरी थोड़ी फास्ट रहेगी क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों की तैयारी है, तो मैं सीधा क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूँगा आपसे, ताकि 20-25 मिनट में 100 क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लूँ। ठीक है, ये 20 नंबर की आपकी यूनिट है, और प्राइवेट में अगर 75 नंबर का है तो 15 नंबर की यूनिट है, और अगर 100 मार्क्स का है तो 20 नंबर की आपकी यूनिट है। तो उन 100 क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से रेडी कर लीजिएगा ताकि 20 नंबर आपके पक्के हो सके। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट है कि डाटा संग्रह के लिए कितना समय समर्पित है, तो वह है 33%। डाटा विश्लेषण के लिए कितना समय समर्पित किया जा सकता है, 25%। ध्यान रखना, डाटा संग्रह के लिए 33% और डाटा विश्लेषण के लिए 25%। रिपोर्ट लिखने के लिए समय का डैश समर्पित है, तो कितना, 25%। ध्यान रखेंगे, रिपोर्ट लिखने के लिए भी 25%। एक अध्ययन के लिए आधार के रूप में सेवारत तथ्य, आंकड़े और अन्य संबंधित सामग्री को कहा जाता है डाटा। मुख्य रूप से डाटा के स्रोत होते हैं दो, आप जानते ही हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। मूल स्रोत जिसमें से शोधकर्ता जानकारी एकत्र करता है, प्राथमिक स्रोत प्राइमरी डाटा। दूसरों द्वारा एकत्रित तथा संकलित डाटा का स्रोत कहा जाता है माध्यमिक। मानव में संबंधित डाटा को कहा जाता है जनसांख्यिकीय डाटा। भूभौतिकीय विशेषताओं में संबंधित डाटा कहलाते हैं संगठनात्मक डाटा।
डैश विश्लेषण के लिए कच्चा माल है। डाटा रेडीमेड और आसानी से उपलब्ध डाटा है। माध्यमिक डाटा इकट्ठा करने का तरीका या मोड विधि है। विधि में प्रयुक्त एक उपकरण को कहा जाता है उपकरण। ठीक है, ये उपकरण इसी में आ चुका है। एक्चुअली यहाँ फिलिंग दी ब्लैंक्स होना चाहिए था। एक उपकरण, एक को कहा जाता है उपकरण। ठीक है, दृष्टिकोण है। तो दृष्टिकोण एक्चुअली दृष्टिकोण लोगों को एक विषय पर ले जाता है। साइकोमेट्रिक्स में एक उपकरण है। तो ऑप्शन सी सही है कि एक उपकरण जिसे कुछ का आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब एक उपकरण तैयार करते हैं तो इसके साथ शुरू करते हैं एक निर्माण। इसके द्वारा प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह को कम कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए सही है कि निर्माण के लिए काउंटर चलाने के लिए कुछ वस्तुओं को उलट देना। 18 इनमें से कौन सा एक साइकोमेट्रिक पूछताछ या स्केलिंग विधि नहीं है? ऑप्शन ए पहले अपवादों की विधि। लिकर्ट स्केल की आलोचना की जाती है क्योंकि यह है पहले अपवादों की विधि। लिकर्ट स्केल की आलोचना की जाती है क्योंकि वे प्रतिभागी उत्तरों को प्रतिबंधित करते हैं। दृश्य एनालॉग पैमाने के बारे में कौन सा सही नहीं है? वे प्रतिभागियों की चरम सीमा का चयन करते हैं। रेवैया पैमाना को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वो है मनोवृत्ति पैमाना। किसी व्यक्ति या वस्तु के पास उस सीमा का एक संख्यात्मक विवरण प्राप्त करने की प्रक्रिया है। माप मापन जिसमें विपणन उत्तेजनाओं के लिए एक प्रतिवादी की अनैच्छिक प्रतिक्रियाओं की निगरानी करना शामिल है, तो वो है शारीरिक तकनीक। वैधता जो दर्शाती है कि क्या कोई पैमाना चयनित अन्य चर, इंग्लिश में चर को वेरिएबल बोलते हैं, के संबंध में अपेक्षित रूप से प्रदर्शन करता था, वो है मानदंड संबंधी वैधता। कुछ निर्धारित नियमों के अनुसार वस्तुओं की विशेषताओं के लिए संख्या या अन्य प्रतीकों का असाइनमेंट है माप, मेजरमेंट। यूनिक लेबल या डिस्क्रिप्टर जिनका उपयोग स्केल के प्रत्येक मान को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। विवरण वर्णनकर्ता के सापेक्ष आकार या स्थिति। गण स्केल डिस्क्रिप्टर के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात है और इकाइयों में व्यक्त किए जा सकते हैं। दूरी पैमाने की एक अनूठी या निश्चित शुरुआत या सत्य शून्य बिंदु है। मूल ठीक है, माप की संख्या के इस पैमाने में वस्तुओं को पहचानें और वर्गीकृत करें। नाम मात्र माप की संख्या के इस पैमाने में वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति दर्शाते हैं, लेकिन उनके बीच अंतर की भयावहता नहीं, तो वो है क्रमवाचक। इस माप के पैमाने में वस्तुओं के बीच अंतर की तुलना की जा सकती है, तो शून्य बिंदु मनमाना है। मध्यांतर इसमें माप का शून्य बिंदु तय होता है। पैमाने मानों के अनुपात की गणना की जा सकती है। अनुपात गैर तकनीकी से मिलकर बनता है। लीकर और शब्दार्थ दृढ़ता में असहमत से दृढ़ता से सहमत करने के लिए 5 प्रतिक्रिया श्रेणियों के साथ एक माप स्केल है, लीकर्ट स्केल। इस मापक पैमाने द्वारा उत्तरदाता एक रेखा पर निशान रखकर
वस्तुओं की दर को मापित करते हैं तो वो है निरंतर रेटिंग पैमाना। मात्रात्मक सामग्री विश्लेषण एक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य है किसी पाठ की सामग्री को व्यवस्थित रूप से मापना। निम्नलिखित में से किसे पाठ्य सामग्री विश्लेषण के अधीन किया जा सकता है? साक्षात्कार टेप भी, समाचार के लेख भी और गीत के बोल भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। बोर्ड ने एक साल में 4 अलग अलग महीनों में खाद्य पत्रिकाओं का नमूना क्यों लिया? तो ऑप्शन भी सही है कि पत्रिकाओं में शामिल व्यंजनों में किसी भी मौसमी बदलाव को ध्यान में नहीं रखा गया होगा। निम्नलिखित में से कौन विश्लेषण की इकाई का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए वैधता। एक शोधकर्ता किसी पाठ में कुछ शब्दों की आवृत्ति को क्यों गिनना चाहता है? तो ऑप्शन सी सही है। भावनात्मक शब्दों का उपयोग नैतिक आतंक को भड़काने के लिए अत्यधिक रूप से किया जा सकता है। एक कोडिंग मैनुअल का उद्देश्य निम्नलिखित है। तो ऑप्शन बी सही है कि डाटा को कैसे कोड करें इसके बारे में शोधकर्ता को निर्देशित करना। एक कोडिंग अनुसूची में प्रत्येक पंक्ति से डाटा को एक मात्रात्मक विश्लेषण कंप्यूटर प्रोग्राम में दर्ज किया जा सकता है तो वो है SPSS। कोडिंग स्कीम तैयार करने में संभावित नुकसान में से एक यह है कि ऑप्शन सी श्रेणियां परस्पर अनन्य नहीं हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सामग्री विश्लेषण का लाभ नहीं है? तो ऑप्शन ए यदि हमें पहले से संग्रहित आंकड़ों को परीक्षण करने की अनुमति नहीं है। यदि कोडर्स अनुसूची में श्रेणियों में अपनी व्याख्याओं में भिन्न होते हैं तो यह डाटा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। तो वो है अंतर कोडर विश्वसनीयता। डैश का उपयोग रैंडम सैंपल के लिए किया जाता है जब जनसंख्या बहुत बड़ी होती है। कंप्यूटर किसी नमूने में जनसंख्या को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया है और नमूने को अलग अलग स्तरों से लिया गया है तो वो है स्तरीकृत नमूनाकरण। कार्यालय संपादन और अनुसंधान संपादन के 2 प्रकार हैं तो वो है फील्ड एडिटिंग। श्रेणियों या प्रतिक्रिया के लिए अंकों या अन्य प्रतीकों को असाइन करना कहा जाता है कोडिंग। कच्चे डाटा को सारांशित करना और उन्हें विश्लेषण के लिए कॉम्पैक्ट सांख्यिकीय तालिकाओं पर प्रदर्शित करना है सारणीकरण टेबुलेशन। एक परिकल्पना क्या है? ऑप्शन ए एक बयान जो शोधकर्ता डाटा के माध्यम से परीक्षण करना चाहता है। गुणात्मक डाटा विश्लेषण अभी भी अनुसंधान पद्धति का एक अपेक्षाकृत नया और तेजी से विकासशील शाखा है। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। प्रतीकों, वर्णात्मक शब्दों या श्रेणी नामों के साथ डाटा के खंडों को चिह्नित करने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है कोडिंग। एकल शोध अध्ययन के दौरान डाटा एकत्र करने और विश्लेषण करने की चक्रीय प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतरिम विश्लेषण। डाटा की मात्रा निर्धारित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है गणना। गुणात्मक डाटा के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करने का एक फ़ायदा यह है कि देखिए तीनों ही फायदे हैं कि डाटा का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक समय को कम कर सकते हैं, डाटा संग्रहित करने और व्यवस्थित करने में सहायता करें
और कई प्रक्रियाएं उपलब्ध कराएं जो समय की कमी के कारण शायद ही कभी हाथ से की जाती हैं। तो उपयुक्त सभी सही आंसर है। बूलियन ऑपरेटर ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग तार्किक संयोजन के लिए किया जाता है। बिल्कुल सत्य है। डैश गुणात्मक डाटा के बुनियादी भवन ब्लॉक हैं। श्रेणियां, यदि लिखित साक्षात्कार या फील्ड नोट्स से गुणात्मक अनुसंधान डाटा को टाइप किए गए पाठ में बदलने की प्रक्रिया है तो वो है प्रतिलिपि। गुणात्मक डाटा विश्लेषण की एक चुनौती यह है कि इसमें अक्सर ऐसे डाटा शामिल होते हैं जो अस्पष्ट और जटिल होते हैं। डाटा के बड़े पुल की समझ बनाना एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सत्य है ये। परिकल्पना परीक्षण और आकलन दोनों प्रकार के वर्णनात्मक आंकड़े हैं। बिल्कुल असत्य कथन है ये। प्रतिभागियों या पंक्तियों में आयोजित डाटा को एक सेट बाएं वेरिएबल्स कॉलम प्रारूप को डाटा सेट के रूप में जाना जाता है। ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। एक ग्राफ जो डाटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऊर्ध्वाधर सलाखों का उपयोग करता है उसे कहा जाता है बार ग्राफ। डैश का उपयोग तब किया जाता है जब आप दो मात्रात्मक चर के बीच संबंध की दृष्टि से जांच करना चाहते हो तो वो है अव्यवस्थित आंकड़ों। इनमें से कौन सा वितरण एक परीक्षण परिकल्पना के लिए उपयोग किया जाता है तो वो है चीचुकता वितरण। ठीक है, चलिए। परीक्षण उद्देश्य के लिए जनसंख्या के बारे में दिया गया एक बयान कहा जाता है परिकल्पना, हाइपोथेसिस। यदि परिकल्पना को सत्य मानने के लिए अस्वीकृति के लिए परीक्षण किया जाता है तो इसे कहा जाता है शून्य परिकल्पना। ध्यान रखना, सत्य मानने के लिए अगर अस्वीकृति के लिए परीक्षण किया जाता है ना तो उसे हम कहते हैं शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस। यदि अशक्त परिकल्पना झूठी है तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वीकार किया जाता है? वैकल्पिक परिकल्पना। वैकल्पिक परिकल्पना को डैश भी कहा जाता है शोध परिकल्पना। पंक्तियों और स्तंभों में डाटा की व्यवस्था को कहा जाता है सारणीकरण, टैबुलेशन। जब मात्रात्मक और गुणात्मक डाटा को एक ही विशेषता के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो सारणीकरण के रूप में माना जाता है। वन वे सारणीकरण मूल स्थान कौन सा कार्य निर्दिष्ट करता है? वो है पूर्णांक की सूची। तालिका में अनियंत्रित शब्द के रूप में जाना जाता है प्रधान निहितार्थ। टैबुलेशन फॉर्म व्यायाम, ऑप्शन सी मिलान प्रक्रिया चक्र है। पहले सारणीकरण विधि के रूप में जाना जाता था, ठीक है, ना तो क्विन मैक्लुस्की और ना ग्लूस्की और ना मैक्यूडी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि इनमें से कोई नहीं। तालिका जहां चारों ओर परस्पर संबंधित के साथ उप विभाजित किया जाता है के रूप में जाना जाता है दो तरफा तालिका, ठीक है, टू वे टेबल। एक सारणीबद्ध प्रस्तुति में विभिन्न और गैर अतिव्यापी वर्गों के साथ डाटा की सारांश और प्रस्तुति को परिभाषित किया गया है। आवृत्ति वितरण, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक क्रमबद्ध तरीके से डाटा दिखाने के लिए उपयोग की जाने वाली डाटा की सामान्य सारणी को कहा जाता है रिपॉजिटरी टेबल। किसी पद के वास्तविक मूल्य और अनुपानित मूल्य का अंतर क्या कहलाता है? सांख्यिकीय विभ्रम, स्टैटिस्टिकल एरर। वर्गांतरों के कितने प्रकार होते हैं? 4। खंडित या विच्छिन्न श्रेणी में दिए होते हैं तो वो होता है व्यक्तिगत माप या बारंबारता। एक प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए सर्वेक्षण की आवश्यकता के अनुसार। जिस तरह का सर्वे होता है उसके अनुसार होते हैं, तो कुछ फिक्स नहीं होते कि इतने ही प्रश्न होने चाहिए।
सांख्यिकीय अनुसंधान की उपयोगिता है। देखिए तीनों ही क्षेत्र में होते हैं कि सरकारी क्षेत्र में भी, अर्ध सरकारी क्षेत्र में भी और गैर सरकारी क्षेत्र में भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि इन सभी क्षेत्रों में सांख्यिकीय अनुसंधान की उपयोगिता होती है। सांख्यिकीय विश्लेषण में शुद्धता, किस शुद्धता पर जोर नहीं दिया जाता? पूर्ण परिशुद्धता पर। वर्गीकृत एवं क्रमबद्ध तथ्य स्वयं बोलते हैं, जबकि अव्यवस्थित रूप में वे मांस की तरह मृत होते हैं। तो यह परिभाषा दी है J.R. हिक्स ने। विस्तृत अर्थ में कॉलमों या पंक्तियों के रूप में समंकों की क्रमबद्ध व्यवस्था सारणीयन है। यह परिभाषा किसकी है? ब्लेयर की। विशिष्ट उद्देश्य वाली सारणी को डैश नहीं कहा जाता, वर्गीकरण सारणी। सारणियन में सामान्य विवेक प्रमुख आवश्यकता है और अनुभव प्रमुख शिक्षक है। यह परिभाषा है बाउले की। अधिकतर संख्यात्मक बटन है, क्या है? आवृत्ति बटन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रत्येक वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में पुरुष बच्चों के जन्म का सूचीकरण है, तो वो है कालानुक्रमानुसार। एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें देखिए तीनों ही बातें हैं, समय की भी बचत होती है, मुद्रा में भी बचत होती है और अधिक टिकाऊपन है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। सन्निकटन या अन्य विधि द्वारा वास्तविक मूल्य व कल्पित मूल्य का अंतर ही सांख्यिकीय त्रुटि कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी है? ये दी है बिडिंगटन ने। सारणी में कॉलम शीर्षक जाना जाता है, उपशीर्षक प्रत्येक सांख्यिकीय सारणी में होने चाहिए। ऑप्शन सी शीर्षक, उपशीर्षक, अनुशीर्षक, बॉडी, टिप्पणी तथा स्रोत। ठीक है, शीर्षक, उपशीर्षक, अनुशीर्षक, बॉडी, टिप्पणी तथा स्रोत। ठीक है। बहुलक होता है सर्वाधिक बारंबारता मूल्य। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थितीय माध्य कहलाता है? तो वो है माध्यिका। समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की उत्तम माप कहलाती है, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि इसकी गणना सरल होती है, यह सभी संख्याओं पर आधारित होती है और यह स्थिर माप होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। यदि कुछ संख्याओं का माध्य 10 है और प्रत्येक संख्या में एक अचर राशि 20 और जोड़ दी जाती है, तब माध्य का मान होगा, तो वो होगा 30। तो ये व्यूअर्स यूनिट 50 कंप्लीट हो गई है। तो ये CCS यूनिवर्सिटी मेरिट के हिसाब से पर्टिकुलर मैंने आपका रिसर्च मैथोलॉजी का जो आपका सिलेबस है वो पूरा करवा दिया है। ठीक है, तो लगभग 500 क्वेश्चंस हैं, तो वो मैंने आपको इसमें प्रोवाइड कराए हैं। तो जैसे जैसे मेरे को और क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे तो मैं आपको और क्वेश्चंस भी अवेलेबल करवाऊंगा। तो अगर जब अभी आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर तो ये कह रहा है आज का कि 15 जून के बाद एग्ज़ाम हो सकते हैं। ठीक है, कभी भी, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको मार्केट से कोई भी बुक अवेलेबल नहीं हो रही है तो आपके लिए MCQ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो ठीक है व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसको सेंड कर दीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और सोशल रिसर्च मेथड की प्लेलिस्ट वाला क्वेश्चन पेपर ज़रूर स्टडी करें। थैंक यू।